कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल आर वेल। स्टूडेंट, ये हमारी थर्ड वीडियो है, चैप्टर 5 पॉवर्टी हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे इंडियन इकोनॉमी क्लास 12 से, ठीक है। तो इसमें हमारा जो भी नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ पॉवर्टी विद रेफरेंस टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। हमने पॉवर्टी के बारे में जाना था, पॉवर्टी की टाइप्स के बारे में जाना था कि पुअर लोग कैसे होते हैं, कितने कैटेगरी के होते हैं, ठीक है। फिर हमने जाना था एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी वगैरह वगैरह। अब हम ये जो इस टॉपिक में हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारे देश में गरीबी है उसका जो एक मेन रीज़न है वो मेन रीज़न अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, ठीक है। नाउ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पहले मैं आपको समझा दूं क्या होता है। देखिए, हमारी गवर्नमेंट हमसे टैक्स ले रही है। अब अगर मैं एक कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ तो गवर्नमेंट मेरे पास आई, उन्होंने बोला बेटा आप 20 रुपये की कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, आपको शर्म नहीं आ रही? एक बच्चे को पानी पीने को नहीं मिल रहा। मैंने बोला सर ये मेरी मर्जी है। तो उन्होंने बोला कि अगर आप कोल्ड ड्रिंक पी के अपने शौक पूरे कर सकते हो तो उस बच्चे को भी पानी पीने का हक है। मैंने कहा बिल्कुल है। तो उन्होंने बोला 2 रुपये निकालो। मैंने बोला सर मेरे 2 रुपये से पानी कैसे पिएगा, ऐसे तो बहुत लोग हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला आप जैसे भी बहुत लोग हैं, हम बहुत सारे लोगों को ऐसे टैक्स लगाएंगे, उनसे पैसा कलेक्ट करेंगे और ऐसे गरीब लोगों के वेलफेयर के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बोला जाता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। लेकिन क्या ऐसे होता है, अगर हम कोई भी मूवी देख रहे हैं, जैसे रेड मूवी थी, उसमें हम क्या देखते हैं कि कोई भी एक ऑफिसर किसी के घर, किसी लीडर के घर बहुत बड़ी रेड मार के पैसे इकट्ठे कर लेगा। लेकिन जब वो पैसे इकट्ठे करेगा, गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देगा, क्या वो पैसे हमें पता है कि वो लोगों के लिए यूज़ हो रहे हैं नहीं हो रहे, ठीक है। 100 करोड़ रुपया इकट्ठा हो भी गया तो वो जो आगे आगे लीडर रखे होते हैं कुछ ईमानदार होते हैं, कुछ नहीं होते। तो ये आगे पहुंचते पहुंचते मान लो मेरे तक आना था तो मेरे तक सिर्फ 2 लाख रुपया पहुंचा 100 करोड़ में से। फिर मैं सोचूंगा यार 2 लाख रुपए में मैं सब लोगों को कैसे पानी पिलाऊंगा, रहने दो, ये मैं खा जाता हूँ। तो मतलब इसको बोलते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो इस टॉपिक में क्या है, इस टॉपिक में हम पहले ये ब्लेम करने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे देश में पॉवर्टी है तो उसका सिर्फ एक ही रीज़न है, दैट इज़ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। फिलहाल हम ये मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, तो इसमें सबसे अब क्यों है, अब अगर हमने ये ब्लेम लगाया तो इसको प्रूफ भी करना पड़ेगा, तो इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया, पॉवर्टी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की वजह से इंडिया में हो रही है। दूसरा पॉइंट है हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट ने टैक्स सिस्टम वगैरह कुछ और भी सिस्टम, कुछ पॉलिसीज़ ऐसी बनाई हैं जिनके साथ हम पॉवर्टी को दूर कर सकें, ठीक है। हमारी गवर्नमेंट ने कुछ टैक्स सिस्टम ऐसे बनाए थे कि जिसके साथ पॉवर्टी को दूर किया जाए, ठीक किया जाए। लेकिन क्या ऐसा हुआ, रिजल्ट ऐसा नहीं हो पा रहा, ठीक है। लेकिन हमें ऐसा रिजल्ट कोई भी नहीं मिल पा रहा है। तो थर्ड पॉइंट, एक NCAER की रिपोर्ट हमारे पास आई है। उस रिपोर्ट ने गवर्नमेंट को बताया है कि हमारे देश की जितनी पॉपुलेशन है, मतलब कि जितने अमीर लोग हैं, मान लो 100 अमीर लोग हैं, तो वो 100 अमीर में से टॉप 20 रिच पीपल आप उठाओ, जो 20 सबसे अमीर लोग हैं उनकी जितनी प्रॉपर्टी है और हमारे पूरे देश की जितनी प्रॉपर्टी है, तो हमारी पूरी देश की इनकम का 53% हिस्सा सिर्फ इन 20% अमीर लोगों के पास है, ठीक है। हमारे देश का जितना भी इनकम है, हमारे देश के पास जितनी इनकम है उसका 20% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ ये 20% अमीर लोग रख के बैठे अपने पास। और ये मैं सभी अमीर लोग नहीं बता रहा हूँ, ये कौन से अमीर लोग हैं, टॉप 20 रिच पीपल। और दूसरी बात, अगर हम सबसे गरीब लोगों को इकट्ठा करें, टॉप गरीब मतलब जो सबसे गरीब हैं, अब ऐसे यहाँ पे मान लो 100 गरीब लोग आ गए, तो उनमें से मैं 40% ऐसे गरीब लोग उठाऊंगा जो सबसे गरीब हैं। और उनके पास कितनी इनकम है, उनके पास हमारे पूरे देश का 15.3% हिस्सा है इनकम का। मतलब कि हर एक बंदे के पास 1% भी इनकम का हिस्सा नहीं है देश का, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे काफ़ी मेजर डिफरेंस है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ गया फिर मोनोपोलीज। मोनोपोली हमारे लिए काफ़ी खतरनाक पॉइंट है। अब देखिए, मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल राइट होना। कभी कभार मैं देखता हूँ कि कुछ लोग अंबानी के खिलाफ बोलते हैं। मैं एक सिंपल सी बात आपसे पूछ रहा हूँ, हमें अंबानी से दिक्कत क्या है? वो बंदा क्या ऐसे अमीर हो गया इतना? उसके अमीर होने के पीछे कुछ बहुत सारे एफर्ट भी होंगे, कुछ बहुत सारा हार्ड वर्क भी होगा, हमें वो भी तो देखना चाहिए। मैं तो अंबानी को फॉलो करूँगा, कोशिश करूँगा उससे सीखने की कि वो कैसे अमीर बना, ठीक है। तो हमारी प्रॉब्लम अंबानी से नहीं है, हमारी प्रॉब्लम मोनोपोली से है। मैंने कहीं पे एक देखा था कि हमारे देश में 2 तरह के डेटा आते हैं। एक डेटा में बताया जाता है कि हमारे देश में इतने सारे फार्मर सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि वो कर्जा नहीं वापस कर पाते।
ये इतने सारे लोग भूख से मर जाते हैं, ये इतने सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं गरीबी की वजह से। ठीक है, एक पहलू तो ये है। दूसरा पहलू ये है कि अंबानी के एक दिन की इनकम 100 करोड़ों में आ रही है, कि बहुत सारे मतलब कि इतनी करोड़ों में आती जा रही है। तो मतलब कि अब यहाँ से दो बातें मेरे माइंड में आ रही हैं, या तो देश में सिर्फ एक ही बंदा ऐसा है अंबानी जिसके पास दिमाग है और लोगों के पास दिमाग ही नहीं है, या फिर दूसरे पहलू, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है। तो दूसरे पहलू ये हो सकता है कि क्या दूसरे लोगों को मौका ही नहीं मिल रहा, दूसरे लोगों को मंच ही नहीं मिल रहा खुद को प्रूफ करने के लिए। ठीक है, अब जैसे जियो कंपनी आई थी, मोबाइल फ़ोन की बहुत सारी कंपनी है, लेकिन फिर भी 4-5 कंपनी है जो ऑल ओवर इंडिया में काम कर रही हैं। बाकी कंपनियों को 10-10 साल हो गए, वो अभी भी ऑल ओवर इंडिया में काम नहीं, मतलब कि अपने आप को प्रूव नहीं कर पाई। तो जियो ने आते ही सभी कंपनियों को मतलब कि ठिकाने लगा दिए। कैसे पॉसिबल है ये? तो ये प्रॉब्लम है मोनोपोली की। तो हमारी गवर्नमेंट ने कुछ मोनोपोलीज यहाँ पे हमारी इंडिया में लोगों को मिली हुई है। इसकी एग्जाम्पल है कि हमारी इंडिया में 1536 बिग कंपनीज हैं। 1536 ऐसी बिग कंपनी हैं जिनको रन करने वाली सिर्फ और सिर्फ 75 फैमिलीज हैं। मान लो कि अगर हमारी इंडिया में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी, 3000 कंपनी है, तो उसमें से 1500 कुछ कंपनीज तो पर्टिकुलर लोग ही रन कर रहे हैं, तो दूसरे लोगों को मौका क्यों नहीं मिल पा रहा? ठीक है, तो ये मोनोपोली की दिक्कत है। हमारी दिक्कत इस चीज़ से, अंबानी जी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ गया इकोनॉमिक डिवाइड। फिर जब ये मोनोपोली आती है तो अमीर लोग तो और भी अमीर हो गए और गरीब लोग और भी गरीब हो गए। मान लो मैं हूँ, मेरा एक दोस्त है, हम दोनों का पेपर एग्जाम हुआ, हम दोनों के 20 मार्क्स और हम दोनों नालायक हैं। अब वो पढ़ने लग गया, उसके 40 मार्क्स आ गए और मेरे 20 रहे। वो इंटेलिजेंट हो गया, अब उसके इंटेलिजेंट होने की वजह से मैं और भी नालायक दिख रहा हूँ। ठीक है ना, हालांकि मैं वहीं पे हूँ, लेकिन वो तो अमीर हो गया, इसलिए मैं नीचे हो रहा हूँ। तो हमारे देश में भी ऐसे ही होता है, जो लोग अमीर हो जाते हैं वो इकोनॉमिक डिवाइड में देश को डिवाइड कर रहे हैं। और रिजल्ट क्या आ रहा है? रिजल्ट ये आ रहा है कि जो रिचर लोग हैं वो अपनी लग्जरीज में डूबे हुए हैं, उनको अपनी लग्जरी से आराम नहीं मिल रहा। वो अपनी जो भी मर्सिडीज बेंज वगैरह हैं उसको भी अनलॉक किए सो जाते हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा कि कितनी गाड़ियाँ हमारे पास कहाँ पे पार्क करनी है, कहाँ पे नहीं करनी। और ये जो पुअर लोग हैं वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं सर्वाइव करने के लिए, एक टाइम खाना खाने के लिए। ठीक है, चलिए अब हमने ये तो देख लिया कि देश में गरीबी है, थोड़ा बहुत अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को भी ब्लेम करके देख लिया। तो हमारी गवर्नमेंट चुप तो बैठी नहीं होगी, हमारी गवर्नमेंट ने भी कोई ना कोई इसके लिए काम किया होगा। मान लो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर या प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर अच्छा नहीं होगा, अच्छा नहीं था, कोई तो अच्छा आया होगा। तो देश जब से आज़ाद हो तब से कुछ ना कुछ पॉलिसीज़ तो बननी होगी। तो इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे देश में कौन कौन सी पॉलिसीज़ बनी है। तो नेक्स्ट टॉपिक है 7th हमारी बुक में है, पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम टू कॉम्बैट पॉवर्टी। पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पॉलिसीज़ अपनाई। ठीक है, इनको हम बोलते हैं PAP, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहली जो हमारी गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई दैट इज प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। सबसे पहली नहीं है, मतलब कि सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, ये पॉलिसी स्टार्ट हुई थी 1993 में। इस पॉलिसीज़ का जो मेन मोटिव क्या था कि अर्बन शहरों में रहने वाले लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाया जाए। अब अगर मैं किसी शहर में रह रहा हूँ और मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है, तो इस पॉलिसी के तहत में भी मुझे काम मिल सकता है। ठीक है, और कैसे काम मिलेगा? हमारी गवर्नमेंट ने बोला सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देना। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि मैं अपनी कोई दुकान खोल लूँ, अपना कोई कोचिंग सेंटर खोल लूँ, कोई शोरूम खोल लूँ, कोई अपना ऑटो चला लूँ, मतलब कि ऐसे। ठीक है, कुछ भी, मतलब कि अपने जो मेरे जो शहर के साथ मिला जुला हुआ काम है। तो इस काम में हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही थी, मुझे 2 लाख रुपए का लोन दे सकती है, अप टू 2 लाख, ये नहीं कि एग्जैक्ट 2 लाख, अप टू 2 लाख का लोन दे सकती है वो सेल्फ एंटरप्राइजेस के लिए, या फिर 1 लाख का मुझे वो लोन दे सकती है अगर मुझे इसके बिना कोई और एक्टिविटी करनी है, अगर मुझे किसी और हेल्प के लिए पैसे चाहिए। सेकंड पॉइंट हमारे पास आया स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। ठीक है, ये पॉलिसी स्टार्ट हुई थी 1997 में। अब इस पॉलिसी को क्या किया गया था, 2 पॉलिसीज जो प्रीवियस पहले से कोई 2 पॉलिसी चलती आ रही थी, उन दोनों को कंबाइन करके इस पॉलिसी को बनाया गया था। वो इस पॉलिसी में हमने डिसाइड किया था कि अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, मतलब कि अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम प्लस अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, इन दोनों को प्लस कर दिया, कंबाइन करके हमने ये वाला प्रोग्राम फाइनल कर दिया। इस प्रोग्राम में हमने क्या डिसाइड किया था, इस प्रोग्राम में हमने ये डिसाइड किया था कि शहरों में, क्योंकि ये शहरी योजना है, इसीलिए शहरों में
रहने वाले लोगों को या तो हम कोई ना कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाएंगे या फिर हम उनको वेजेस मतलब कि कोई ना कोई मजदूरी देंगे, कोई ना कोई काम देंगे। ठीक है, अब ये जो सरकार ने बात तो बोल दी, अब इसका खर्चा कौन करेगा? मान लो पंजाब में इसका 100 करोड़ रुपए का खर्चा हो रहा है, तो 100 करोड़ का 75%, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और बाकी का 25% हमारी स्टेट की गवर्नमेंट करेगी। ये चीज़ क्लियर है आपको? 75% खर्चा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का एंड 25% खर्चा होगा हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट का। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास बन के आ रहा है, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। अब यहाँ पे था शहरी में, अब यहाँ पे आ गया रूरल में। तो ये पॉलिसी हमारे पास अप्लाई हुई थी 1995 में। इसमें क्या बोला गया था कि जो लोग छोटे विलेजेस में रह रहे हैं या टाउन में रह रहे हैं उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हमने देना है। ठीक है, और उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने अप टू 25 लाख रुपीस तक की स्कीम रखी थी कि अगर वो डिजर्व कर रहे हैं, अगर उनके पास कोई अच्छी स्कीम है कोई काम वगैरह करने के लिए, तो हम उनको 25 लाख तक का लोन दे सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हमारे पास आ गया प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। अब ये वाली पॉलिसी स्टार्ट हुई थी 2008 में। ठीक है जी, इस पॉलिसी में हमारी गवर्नमेंट ने बोला था कि अगर कोई बंदा मैन्युफैक्चरिंग के लिए लोन लेना चाहता है तो हम उसको 25 लाख तक का लोन दे सकते हैं। अगर कोई बंदा सर्विस सेक्टर के लिए लोन लेना चाहता है तो हम उसको 10 लाख रुपए तक का लोन दे सकते हैं। वो हमसे पैसे ले और अपना कोई ना कोई काम स्टार्ट कर दे। ठीक है जी, अब ये तो पॉलिसीज थी जो सब लोगों के लिए थी। इसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने जो नेक्स्ट पॉलिसी बनाई वो बनाई गई थी SHG सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप के लिए, बल्कि कुछ ऐसे ग्रुप बनाए जो खुद की हेल्प अपने आप कर सकते हैं। तो उसके तहत जो पहली पॉलिसी है दैट इज स्वर्ण जयंती ग्राम स्वय रोजगार योजना। स्वय रोजगार का मतलब होता है स्वय मतलब कि सेल्फ, रोजगार मतलब कि एम्प्लॉयमेंट। तो ये पॉलिसीज ऐसी बनाई गई थी कि जिसमें बोला गया था कि लोग खुद को अपने आप रोजगार दे सकें। ठीक है, इस पॉलिसी में क्या था, ये पॉलिसी 1999 में स्टार्ट हुई थी और इसमें भी दो पॉलिसीज़ को कंबाइन किया गया था। पहली पॉलिसी थी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, दूसरी पॉलिसी थी ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ प्रोग्राम। इस पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने जो स्मॉल एंटरप्राइजेज थे उनको इकट्ठे किया, उनको मोटिवेट किया और उनको बोला कि अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो जिसके लिए आपको कम कॉस्ट चाहिए, तो इन्होंने उनको किसी स्मॉल विलेज और टाउन में भेज दिया और इनको बोला गया कि वहाँ पे हम आपको लोअर रेट के ऊपर मतलब कि लेबर वगैरह प्रोवाइड करवा देंगे। और उस एरिया में रहने वाले लोग बिल्कुल कोई काम धंधा नहीं करते थे, तो उनको बोला गया कि अगर 500 रुपये रेट चल रहा है, अगर आपको 300 में काम मिल जाए, क्योंकि उनको तो 1 रुपये में भी काम नहीं मिल रहा, अभी 300 में मिल रहा है, तो वो भी लोग खुश हो गए और ये भी लोग खुश हो गए। ठीक है, ये पॉलिसी ऐसे अप्लाई की गई थी। सेकंड प्रोग्राम हमारे पास आया नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। अब इसको एक और नेम दिया जाता है आजीविका। ठीक है, और ये पॉलिसी 2012-13 में स्टार्ट हुई थी। स्टार्टिंग में बोला गया था कि ये वाली जो पॉलिसी है ये सबसे पहले 150 डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई होगी, हुई भी। उससे नेक्स्ट ईयर फिर ये बाकी के और 150 डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई किया गया इसको। अब प्रेजेंटली इसको ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई किया गया और इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे हमें मिले हैं। 90 लाख पीपल प्लस 90 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने इस पॉलिसी के तहत बेनिफिट उठाया है, रोजगार लिया है। नेक्स्ट हमारे पास है सबसे थर्ड पॉइंट हमारे पास नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन। अब ये देखिए, इसमें था रूरल, इसमें है अर्बन, बस यही फ़र्क है। वो विलेज के लोगों के लिए थी और ये शहर के लोगों के लिए है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ गया मनरेगा। और ये बच्चे सभी पॉइंटों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मनरेगा। इसके फुल फॉर्म आपने याद रखनी है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन गारंटी एक्ट। ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब ये पॉलिसी क्या थी, इस पॉलिसी को बोला गया था कि विद इन 5 ईयर ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये जो पॉलिसी अप्लाई होनी चाहिए। इसके तहत बोला गया था कि अगर कोई लोग ऐसे जिनके पास कोई डिसेबिलिटीज़ है या जिनको कोई काम धंधा नहीं मिल रहा, मतलब कि उन लोगों को हम लोग क्या करेंगे, या जिनके पास कोई कामकाज नहीं है, उनको साल में कम से कम 100 डेज़ के लिए काम जरूर मिलेगा, गारंटेड 100 डेज़ के लिए काम मिलेगा। और मिनिमम अमाउंट भी फिक्स किया गया था कि कम से कम इतने पैसे उनको मिलेंगे। तो 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इस मनरेगा वाली पॉलिसी से बेनिफिट लिया है और ये पॉलिसी इन सब पॉलिसी सबसे ज़्यादा फेवरेट है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इस पॉलिसी ने मतलब कि बेनिफिट दिया लोगों को भी और गवर्नमेंट को भी।
फेस एंड सेकंड फेस तो पढ़ लिया पीएपी प्रोग्राम का, ठीक है, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, जो हमारी गवर्नमेंट ने बनाने की कोशिश की थी। तो अभी हम जो कवर करने जा रहे हैं वो हमारे पास क्या आएगा इसका, अभी हमारे पास इसका थर्ड फेस है। थर्ड फेस में हमने क्या क्या एफर्ट किया हमारी गवर्नमेंट ने, सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्रिएट किया। अब ये 6th 7th 8th क्लास में क्वेश्चन आया था, व्हाट डू यू मीन बाय पीडीएस, ठीक है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब क्या होता है, जैसे वो जो राशन कार्ड वाली दुकानें होती हैं, ठीक है, गवर्नमेंट आपने देखा होगा कि हमें एक अनाज प्रोवाइड करती है। अगर मार्केट में अनाज 20 रुपये किलो है तो वो 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो, 4 रुपये किलो में हमें दे देती है। तो वो सारा कुछ मतलब कि पीडीएस सिस्टम में आता है। तो इस स्कीम के तहत हमारी गवर्नमेंट ने फेयर प्राइस शॉप्स ओपन करवाई, जहाँ से हमारी बेसिक नीड, हमारी राशन पानी की चीज़ें हमें काफ़ी सस्ते रेट पे मिल सकती हैं और सब्सिडाइज्ड प्राइस रेट पे मिल सकते हैं। अगर आप वहाँ से कोई प्रोडक्ट परचेज भी करोगे तो उस पैसों पे आपको सब्सिडी मिलेगी। अब सब्सिडी कई तरह की होती है, मतलब कि अगर आप अभी 1000 रुपये का सामान लेके जा रहे हो तो एक 6 महीनों बाद आपको 200 रुपये वापस मिल जाएंगे वगैरह वगैरह, ठीक है। या फिर 5 लाख फेयर प्राइस शॉप्स 2020 और 2020 तक हमारे इंडिया में 5 लाख ऐसी शॉप्स ओपन हो चुके हैं। और इतना ही नहीं, 77 करोड़ पीपल को इस चीज़ का बेनिफिट भी हो चुका है पीडीएस का, ठीक है। सेकंड स्कीम जो हमारी गवर्नमेंट ने उठाई थी 1995 में, दैट इज़ मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम काफ़ी फेमस थी, आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चों को वहाँ पे खाना मिलता है खाने को। तो जो बच्चे 8th क्लास तक में आते हैं, इस स्कीम के तहत उन बच्चों को कवर किया जाता है, ठीक है। तो ये स्कीम हमारी 1995 में स्टार्ट हुई थी। इस स्कीम में क्या डिसाइड हुआ था कि जो बच्चे 8th क्लास तक हैं उनको हम क्या देंगे, फूड सप्लाई करेंगे। और इस स्कीम का कितने लोगों ने बेनिफिट उठाया, 11.59 करोड़ लोगों ने, मतलब कि 11 करोड़ 59 लाख लोगों ने, बच्चों ने इस स्कीम का बेनिफिट उठाया। पहले क्या होता था कि बहुत सारे पेरेंट्स ना बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे, जो लेबर क्लास है, वो बोलते थे बच्चा स्कूल जाएगा कुछ करेगा तो नहीं, इससे अच्छा इसको किसी शॉप पे लगा दो, दिहाड़ी पे भेज दो, ये पैसे लेके आएगा। तो जब सरकार ने ये फूड सप्लाई वाली स्कीम चलाई तो पेरेंट्स को लगा कि चलो एटलीस्ट हमें हमारा एक टाइम का खाने का खर्चा तो बचेगा, ये फैक्ट है। तो उन्होंने खाने के लालच में बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया कि कम से कम जाएगा अपना खाना खा के आ जाएगा, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट हमारे पास आया इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। अब इस स्कीम का बेनिफिट क्या था, इस स्कीम का बेनिफिट था कि जो बच्चों की एज 0 to 6 ईयर है, इनमें मतलब कि जो आंगनवाड़ी वगैरह वाले बच्चे होते हैं, इस स्कीम में उन लोगों को कवर किया जाता है जिनकी एज 0 to 6 ईयर होती है। और इसमें हेल्थी डाइट के ऊपर थोड़ा सा फोकस दिया जाता है। और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनको भी इस स्कीम के तहत कुछ डाइट वगैरह, दलिया वगैरह कुछ देते हैं, ठीक है, ताकि वो बच्चे के लिए हेल्दी चीज़ रहे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आया प्राइम मिनिस्टर ग्राम सड़क योजना। पहले क्या होता था कि बहुत सारी विलेजेस के में रोड टूटे होते थे। यहाँ पर सपोज करो एक बहुत बड़ा शहर है, लेकिन ये वाले लोग यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते क्योंकि यहाँ तक कोई भी रोड ही नहीं है। तो ये इस विलेज के बच्चे शहर में पढ़ने के लिए स्कूल भी नहीं जा पाते थे, ठीक है। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत सारे विलेजेस को शहरों के साथ कनेक्ट कर दिया, इसको भी कनेक्ट कर दिया। बहुत सारे रोड बनाए गए कि जो छोटे छोटे विलेजेस थे उनको बड़े शहर कॉमन बड़े बड़े शहरों के साथ कनेक्ट कर दिया। तो जब शहरों के साथ ये लोग कनेक्ट होने लगे तो लोगों को बेनिफिट मिलने लगे, फैसिलिटीज मिलने लगी, तो इनका लिविंग स्टैंडर्ड हाई होने लग गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है 5th वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। इस पॉलिसी के तहत हमारी गवर्नमेंट ने बोला था कि जो लोग लोअर कैटेगरी में आते हैं या लोग जो अभी तक अपने घर वगैरह कच्चे नहीं कर सके, पक्के नहीं बना सके, या जिनके घर में बेसिक नीड वगैरह नहीं है, टॉयलेट वगैरह नहीं है, तो इस स्कीम के तहत उन लोगों को बेनिफिट मिलेगा। अगर आपका घर आज के टाइम पे भी कच्चा बना हुआ है तो आपको बहुत सस्ते रेट के ऊपर लोन मिलेगा, ठीक है, या गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलेगी कि आप अपना घर पक्का कर लीजिए। क्लियर है ये चीज़। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ गया 6th नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। इसमें क्या किया था कि जैसे हमारे असिस्टेंट होते हैं ना, वो हमारा ध्यान रखते हैं, ऐसे ही नेशनल सोशल हमारी सरकार ने बोला कि सोशली तौर पे भी एक असिस्टेंट प्रोवाइड करके दो जो हमारे देश के लोगों का ध्यान रख सके। कौन से लोगों का, या तो जो लोग विडोज़ हैं जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, उनके पास कभी कभार बाद में पैसे नहीं होते,
तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम इनको पेंशन देंगे। या जो लोग जिनके पास कुछ डिसेबिलिटीज़ आ गई, हैंडीकैप्ट हो गए, वो अर्निंग नहीं कर पाते, या जिनके बच्चे उन्हें पेरेंट्स को स्कूल घर से बाहर निकाल दिए, मतलब कि ऐसे लोग जो अर्निंग नहीं कर पाते, इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट उनको कुछ ना कुछ पेंशन वगैरह देगी। ठीक है, ये स्कीम बनाई गई थी। लास्ट पॉइंट हमारे पास जो रिसेंटली अभी ये ऐड हुआ और ये काफ़ी फेमस है, प्राइम मिनिस्टर जन धन योजना। इस पॉलिसी के तहत प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला था कि बोल दिया कि हर एक बंदा अपना बैंक अकाउंट खुलवा लो, जीरो बैलेंस। तो हर एक बंदे ने अपना जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट खुलवा लिया। आगे बहुत सारे लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं होता था। अगर गवर्नमेंट किसी भी बंदे को कोई बेनिफिट देना चाहती है तो उस बंदे तक पहुंचते नहीं था वो। मान लो कोरोना का टाइम चल रहा है, अब मैंने क्या करना है, मैं बोल रहा हूँ कि मैं हर एक बंदे को 1,000 रुपये दूंगा, मेरे पास बैंक बैलेंस तो है नहीं। अब मैं पंजाब से यूपी बिहार तक कैसे 1,000 रुपये दे दूंगा? ठीक है ना। अगर मेरे पास हर एक बंदे का बैंक अकाउंट नंबर होगा तो मैं उसमें ट्रांसफ़र कर दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक और बंदा रखना पड़ेगा, ठीक है, कोई सरपंच वगैरह। अब बीच में से वो करप्शन करेगा, लीकेज करेगा, कुछ पैसे वो खाएगा। तो इसीलिए जब हमारे लोगों ने जन का मतलब है पॉपुलेशन, जनसंख्या, धन का मतलब है पैसा, मतलब कि बैंक बैलेंस। तो जब हमारे बहुत सारे लोगों ने अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाया, तो इससे पॉसिबिलिटी बढ़ी है कि उनको डायरेक्ट सब्सिडी मिलेगी, उनको डायरेक्ट हेल्प मिलेगी, लाइफ इंश्योरेंस, रोड एक्सीडेंट में भी उनको बेनिफिट मिलेंगी। ठीक है बच्चे, ये हमारा टॉपिक था आज का। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पीएपी, ये तो वो पॉलिसीज़ हैं जो हमने बनाई हैं, जो हमारे टारगेट थे, क्या हमें सभी बेनिफिट मिले या नहीं मिले, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू।